चलो 84 भी रहेंगे। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्वालियर से संतोष सिंह। आज बात करेंगे यूपीएससी के जो परिणाम आए हैं उसमें से मध्य प्रदेश और ग्वालियर की जो बेटी है मान्या चौहान, इनकी 84वीं रैंक आई है और इस वक्त मान्या हमारे साथ है। सबसे पहले मान्या को हम बधाई देंगे और साथ ही उससे जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी का सफर कैसा था। मान्या, सबसे पहले इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी वो सफर कैसा रहा? सर, ये सफ़र अब जाके एंड हुआ है। इसकी शुरुआत मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में करी थी। अपने ग्रेजुएशन के साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और ग्रेजुएशन के बाद 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और ये 2023 का अटेम्प्ट मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अगर बात की जाए, चूंकि पारिवारिक माहौल आपका शिक्षित है और आपकी बड़ी जो बहन है वो भी सीए हैं, तो फिर प्लान कैसे किया आपने कि मेरे को सिविल सर्विस में ही जाना है? सर, इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी 24 सर्विसेज़ हैं, वो सब ऐसी सर्विसेज़ हैं जिस पे आप अपनी पोज़ीशन का एक एथिकल रूप में यूज़ करके काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए ग्रेजुएशन की, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा? अभी हमें जानकारी लगी आपका बीकॉम सब्जेक्ट था, तो फिर किस तरह से तैयारी आपने की? सर, मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे यूपीएससी के, वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो जो ऑप्शनल के भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी अवेलेबल थे। तो मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उनका सब्जेक्ट देखा, उनका सिलेबस देखा। तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है और वो मुझे जीएस में भी हेल्प करेगा। तो बीकॉम में ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया। इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये भी बता देना चाहेंगे कि कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली, जयपुर या कई बड़ी शहरों में जाते हैं, लेकिन मान्या चौहान के साथ ऐसा नहीं है। मान्या ने खुद सेल्फ स्टडी की है, उसके बाद आज मान्या ने यूपीएससी के एग्जाम को पास किया है। तो मान्या, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं? सर, इनिशियली मैंने ग्वालियर में एक कोचिंग थी वो जॉइन करी थी, बट फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न समझा कि सेल्फ स्टडी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप जब तक खुद एनालाइज़ ना करें, आप उसको खुद 3-4 जगह जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरलिंक ना करें, तब तक आपका वो आंसर नहीं आ पाता है जो यूपीएससी डिमांड करती है रियल पेपर में। तो आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें सोचना, विचारना, उसको 3-4 एस्पेक्ट में सोचना, वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि कोचिंग में उतना टाइम शायद मेरा बहुत थोड़ा वेस्ट हो सकता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे क्लासेस अटेंड करती हूँ। तो फिर मैंने वो वाला टाइम यूटिलाइज़ किया कि मैं सेल्फ स्टडी को दूँ, थोड़ा और ज़्यादा अपने तौर पर, अपने स्तर पर सोचूँ, क्या जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जो भी हम लोगों को करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा, और दिल्ली मेरा ना जाने का एक वो था कि मुझे लगा कि अगर मैं घर पे रह के प्रिपेयर करती हूँ, तो कहीं न कहीं मम्मा-पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। मुझे सिर्फ़ पढ़ना होगा और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं आपको अपने खाने को लेकर, हेल्थ को लेकर, अगर आप बीमार हो रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मम्मा-पापा हमेशा अवेलेबल थे। तो मुझे सिर्फ़ ये रहता था कि मुझे सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, बाकी सबकी टेक केयर मम्मी-पापा करते थे। जब वो घड़ी आई कि आपका जब परिणाम सामने आया, तो वो किस तरह का पल था? आपने किस तरह से फील किया? सर, वो बहुत ही अच्छा पल था। 1-2 मिनट के लिए तो बहुत ही नम फ़ील हुआ कि क्योंकि लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि फाइनल रिज़ल्ट में ही नाम नहीं आया था, तो वो बिल्कुल बहुत ही क्लोज़ था, सिर्फ़ अभी 1 साल भी नहीं हुआ था उस पल को। तो वो एक फ़ेलियर देखा था, उसके बाद अब जब अभी सक्सेस मिली तो 2 मिनट के लिए तो विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। बट फिर मुझे ये लगा कि भगवान बहुत काइंड रहे हैं कि उन्होंने फाइनली ये कर दिया, और इस पूरी जो भी जर्नी थी, उसको अब एक लॉजिकल एंड मिल गया है। और मम्मा-पापा भी बहुत खुश थे और वो प्राउड थे, तो वो एक अच्छा पल था। इंडिया न्यूज के दर्शकों को यहाँ पर एक बात और बता देना चाहेंगे, चूंकि मान्या, ये तीसरा एग्जाम था मान्या का। इससे पहले मान्या 2 एग्जाम और दे चुकी हैं। वो 2 एग्जाम किस तरह के थे, किस तरह के परिणाम आए, ये भी जानना जरूरी है। मान्या से पता करते हैं। मान्या, जब आपने पहला एग्जाम दिया, फिर सेकंड एग्जाम दिया, तीसरे में आपको सफलता मिली, लेकिन जो 2 एग्जाम रहे वो किस तरह से थे?
सर पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था, जो कि पहली स्टेज होती है। तो उस टाइम पर ये फ़ील हुआ कि मतलब अभी यही स्टेज नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, अभी तो इतना लंबा एग्ज़ाम है, तो सेल्फ डाउट भी आया। बट फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी देखती हूँ मेरे अंदर क्या-क्या कमी है, उस दिन एग्ज़ाम में ऐसा हुआ क्या कि मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई उतने अच्छे से, क्योंकि उसके पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करी थी, मैं क्वेश्चन्स लगाती थी, उनमें अच्छे मार्क्स आते थे। बट ये फ़ील हुआ कि जब आप रियल एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, वो प्रेशर होता है, पहला अटेम्प्ट होता है और मतलब ये मेरे उसका भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले ही था जो मैंने दिया था। तो फिर उससे मैंने लर्निंग्स ली और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो भी मुझे लगा कि गलतियाँ थी, थोड़ी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो उस पर मैंने फ़ोकस किया। तो इन दोनों के फेलियर से जो भी मुझे अपनी मिस्टेक समझ में आई, वो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सोचा कि इसको मैं करेक्ट करूँ और फिर भगवान की मर्ज़ी से हो भी गया। तीसरी बार जब आप इंटरव्यू में पहुंचे तो क्या सवाल रहे जो आप तैयारी करके गई थी या वहां सवाल पूछे गए, किस तरह से आपने जवाब दिए? सर इंटरव्यू का माहौल जो होता है वो काफ़ी फॉर्मल, प्रोफ़ेशनल होता है, लेकिन जो चेयरमैन सर होते हैं वो बहुत ट्राई करते हैं कि आपको कंफर्टेबल रखें। वो जी। मतलब उन्होंने मुझे शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, आप ऑनेस्टी से मना कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो। और ये एक सिर्फ़ नॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो आप ज़्यादा डरिए मत। उन्होंने काफ़ी मुझे सहज फ़ील करवाया और उसके अलावा जो भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफ़ेयर्स के, वो उन्होंने पूछे और जो भी हमारा डैफ हम फ़िल करते हैं, उससे रिलेटेड भी थोड़े क्वेश्चन्स थे। मान्या से एक आखिरी सवाल और पूछेंगे कि मान्या अब आपका सिलेक्शन हो गया, जल्दी आप ट्रेनिंग पे जाएँगी, तो आगे की प्लानिंग किस तरह से की है आपने? सर अभी तो जब भी ट्रेनिंग शुरू होती है उसका इंतज़ार है क्योंकि अब फाइनली थोड़ा रिलीफ़ हुआ है कि हाँ, चलो अब थोड़ी पढ़ाई कम हुई है सिलेबस रिलेटेड। तो अभी बस उसी का ही एक्साइटमेंट है और फिर आगे जो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा और जो भी हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँगी, उनको अच्छे से फुलफ़िल करना है। देश की सेवा में अब मान्या ट्रेनिंग के बाद आएँगी और उनको जहाँ भी उनकी पदोन्नति होती है, पोस्टिंग होती है, उसके बाद वो देश सेवा में काम करेंगी। लेकिन उससे मान्या से आखिरी एक सवाल और करना चाहेंगे। मान्या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें डर रहता है, वो फ़ोबिया रहता है, वो कैसे निकाला जाए? सर मेरे हिसाब से इसका डर और फ़ोबिया तभी जा सकता है जब आप इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। अल्टीमेटली ये भी एक एग्ज़ाम ही है और हम अपने पूरे लाइफ़ टाइम स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में एग्ज़ाम्स ही देते हैं। बट हमको ये एग्ज़ाम का पैटर्न को समझना पड़ेगा। थोड़ी देर जो भी कोचिंग्स हमें बता रही हैं, जो भी बाकी एस्पिरेंट भी बता रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। अगर 1000 बच्चे निकले हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के 1000 अलग-अलग तरीके हैं। हर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें प्रीलिम्स के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें मेंस के लिए करनी पड़ती है। कुछ होते हैं उन्हें आंसर राइटिंग की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको थोड़ा टाइम अपने आप को अकेले रहकर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, सिलेबस को समझकर, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर, अपने आप में एनालिसिस करना है कि आप ये एग्ज़ाम कैसे टैकल करेंगे। और उसके बाद जब आपको समझ में आता है, फिर आप प्रैक्टिस करिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीज़न करेंगे, अल्टीमेटली फिर वो आपको फल देगा। ये थी मान्या चौहान। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखना चाहिए, लगातार रिविज़न करते रहना चाहिए और उसके बाद परिणाम आपके सामने होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली